तो चलिए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र पर निकलते हैं। हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। हम इसमें ये समझेंगे कि कैसे सदियों से धीरे धीरे हमारी दुनिया आपस में जुड़ती चली गई और आखिरकार एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल विलेज जैसी बन गई। आपने ग्लोबलाइजेशन वर्ड तो जरूर सुना होगा, और जब भी हम ये सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद पिछले 50 साल, राइट? इंटरनेट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ग्लोबलाइजेशन सच में इतना नया है? क्या ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? चलिए इसका पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। जरा इस इमेज को देखिए। ये एक शिप की कार्विंग है और ये 10th सेंचुरी की है। ये साफ साफ दिखाती है कि दुनिया का आपस में जुड़ना, ये सिलसिला कोई पिछले कुछ सालों का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। तो ठीक है, अपनी इस टाइम ट्रैवल जर्नी को शुरू करते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड से। आइए देखते हैं कि उस जमाने में, मतलब आज से बहुत पहले, ग्लोबल कनेक्शंस कैसे हुआ करते थे। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के इन कनेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है सिल्क रूट्स का। इन्हें सिर्फ सड़क या रास्ता मत समझिए, ये उस दौर की आर्टरीज की तरह थे। जैसे हमारे शरीर में नसें होती है ना, वैसे ही ये रूट्स एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ते थे। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रूट्स जमीन और समुंदर दोनों से होकर गुजरते थे। तो सवाल ये है कि आखिर इन सिल्क रूट्स पर चलता क्या था? क्या सिर्फ सामान? जी नहीं, सामान तो था ही। जैसे चाइना से जाता था उनका फेमस सिल्क और पॉटरी, इंडिया से जाते थे कपड़े और मसाले जिनकी यूरोप में बड़ी डिमांड थी, और बदले में यूरोप से आते थे प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इन रास्तों से ट्रैवल कर रही थी, वो थे आइडियाज, अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन्स। जी हाँ, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे बड़े बड़े धर्म इन्हीं रास्तों से होते हुए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। अब एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं, खाने का। नूडल्स तो आप सबको पसंद होंगे। कहा जाता है कि नूडल्स चाइना से ट्रैवल करते करते वेस्ट पहुंचे और वहां उनका रूप बदलकर बन गया स्पगेटी। या हो सकता है कि अरब ट्रेडर्स ने पास्ता को इटली तक पहुंचाया हो। अब देखिए, सच्चाई जो भी हो, ये एक चीज तो साफ करता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट होते थे, जिसकी वजह से ऐसी चीजें पॉसिबल हो पाईं। पार फूड एक्सचेंज की असली सबसे बड़ी कहानी तो तब शुरू हुई जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने, गलती से ही सही, अमेरिकाज को डिस्कवर कर लिया। उसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया का मेनू ही बदल दिया। आज जो हम आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर और मिर्च जैसी चीजें हर रोज खाते हैं, ये सारी चीजें अमेरिका से ही पूरी दुनिया में फैली हैं। एक मिनट के लिए सोच कर देखिए, बिना आलू और टमाटर के हमारी सब्जियां कैसी होती? बिल्कुल अलग है ना? ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी ट्रेड, कल्चर, आइडियाज और यहाँ तक कि खाना, इन सब ने दूर दूर के देशों को आपस में जोड़ा हुआ था। और इसका सबसे बड़ा जरिया क्या था? बिल्कुल सही, द सिल्क रूट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे दौर में एंटर करते हैं जहां से सब कुछ बदल गया। इस दौर में दुनिया के जुड़ने की स्पीड और उसका तरीका दोनों ही ड्रामेटिकली चेंज हो गए। ये दौर था कॉन्क्वेस्ट यानी जीत का, डिजीज यानी बीमारियों का, और ट्रेड यानी व्यापार का। इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 16th सेंचुरी में। हुआ ये कि यूरोपियन सेलर्स ने समुद्री रास्ते खोज लिए, एक तरफ एशिया तक के और दूसरी तरफ वो अमेरिकाज तक जा पहुंचे। बस इस एक घटना ने, इस एक डिस्कवरी ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अमेरिकाज के मिलने से यूरोप को क्या मिला? एक तरह से उनकी किस्मत ही खुल गई। वहां की बड़ी बड़ी जमीनें, ढेर सारी फसलें, इन सब से ट्रेड के नए नए दरवाजे खुल गए। पर असली गेम चेंजर था वहां की प्रेशियस मेटल्स, खासकर पेरू और मेक्सिको की माइन से निकलने वाला सिल्वर। इस चांदी ने यूरोप को इतना अमीर बना दिया कि उन्होंने इसी पैसे से एशिया के साथ अपना ट्रेड बढ़ाया, और देखते ही देखते यूरोप की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ने लगी। लेकिन एक मिनट, क्या यूरोपियंस ने ये सब सिर्फ अपने आधुनिक हथियारों के दम पर किया? नहीं, उनका सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं था। वो था एक जर्म, एक बीमारी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। अब देखिए, अमेरिका के जो नेटिव लोग थे वो सदियों से बाकी दुनिया से कटे हुए थे, इसलिए उनके शरीर में इन नई बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी ही नहीं।
इस बात की गंभीरता को समझने के लिए मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विंथ्रॉप का ये कोट सुनिए। उन्होंने लिखा, द नेटिव्स वर नियर ऑल डेड ऑफ स्मॉल पॉक्स, सो एज द लॉर्ड हैथ क्लियर्ड आवर टाइटल टू व्हाट वी पोजेस। सोचिए, वो कह रहे हैं कि नेटिव लोग स्मॉल पॉक्स से मर गए, इसीलिए अब भगवान ने हमारे लिए जमीन पर हमारा हक साफ कर दिया है। ये उनकी सोच को साफ साफ दिखाता है। देखिए, इस ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस का हमेशा फायदा नहीं हुआ। इसका एक बहुत ही डार्क साइड, एक बुरा पहलू भी था। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आयरलैंड में जो गरीब किसान थे, वो अमेरिका से आए पोटैटोज पर, आलू पर इस कदर डिपेंडेंट हो गए थे कि जब मिड 1840s में एक बीमारी ने आलू की पूरी फसल तबाह कर दी, तो वहां भूखमरी फैल गई। लाखों, जी हां, लाखों लोग भूख से मर गए। इस भयानक घटना को हिस्ट्री में आयरिश पोटैटो फैमिन के नाम से जाना जाता है। तो इस सेक्शन का क्विक रिकैप क्या है? यही कि 16th सेंचुरी में यूरोप का दबदबा बढ़ा। क्यों? 3 कारणों से, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज और अमेरिका से आई दौलत। और इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के व्यापार का जो सेंटर पहले एशिया हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे शिफ्ट होकर यूरोप की तरफ आ गया। ओके, अब हम अपनी कहानी को और आगे ले जाते हैं 19th सेंचुरी में। अब हम उस वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करेंगे जिसे समझने के लिए इकोनॉमिस्ट ने 3 फ्लोज का कॉन्सेप्ट दिया है। और ये 3 फ्लोज इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आज के ग्लोबल सिस्टम की नींव यानी फाउंडेशन माने जाते हैं। तो ये 3 फ्लोज आखिर हैं क्या? बहुत सिंपल है। देखिए, पहला है फ्लो ऑफ ट्रेड। इसका मतलब है चीज़ों का, गुड्स का आदान प्रदान, जैसे कपड़ा या गेहूं। दूसरा है फ्लो ऑफ लेबर, यानी जब लोग काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। और तीसरा फ्लो ऑफ कैपिटल। इसका मतलब है पैसे का इन्वेस्टमेंट, जो पैसा एक जगह से दूर किसी दूसरी जगह प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है। अब इन तीनों फ्लोज को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझना हो तो सबसे बेस्ट है ब्रिटेन के कॉर्न लॉज की केस स्टडी। ये कॉर्न लॉज क्या थे? ये बेसिकली ऐसे कानून थे जो ब्रिटेन में बाहर से कॉर्न यानी अनाज के इंपोर्ट पर रोक लगाते थे। इसका मकसद था वहां के लोकल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। पर इसका एक साइड इफेक्ट हुआ। शहरों में रहने वाले लोगों और फैक्ट्री मालिकों के लिए खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई। तो हुआ ये कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स और शहरी लोगों ने प्रेशर बनाया और सरकार को इन कॉर्न लॉज को हटाना पड़ा। और जैसे ही ये लॉज हटे, एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो गया। स्टेप 1, बाहर से सस्ता अनाज ब्रिटेन आने लगा। स्टेप 2, ब्रिटेन के किसान इस सस्ते अनाज से कम्पीट नहीं कर पाए, उनकी खेतीबाड़ी चौपट हो गई। और स्टेप 3, हजारों लाखों किसान बेघर और बेरोजगार हो गए। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो शहरों की तरफ जाओ या फिर देश छोड़कर कहीं और काम ढूंढो। अब देखिए, ब्रिटेन में खाने की इतनी डिमांड बढ़ गई थी। इसे पूरा करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रशिया जैसे देशों में जंगल के जंगल साफ कर दिए गए ताकि वहां बड़े बड़े खेत बनाए जा सकें। फिर उन खेतों से अनाज को बंदरगाह यानी पोर्ट्स तक लाने के लिए नए रेलवे लाइंस बिछाए गए। और ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आया? वो आया लंदन जैसे फाइनेंशियल सेंटर से। तो देखा आपने, यहाँ फ्लो ऑफ ट्रेड भी है और फ्लो ऑफ कैपिटल भी। और हमारा तीसरा फ्लो ऑफ लेबर। इन्हीं बदलावों की वजह से पूरे 19th सेंचुरी में अंदाजा लगाया जाता है कि लगभग 50 मिलियन लोग यानी 5 करोड़ लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जा बसे। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा नंबर है ये था फ्लो ऑफ लेबर इतने बड़े स्केल पर। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा इसे फट से रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट 1, प्री मॉडर्न वर्ल्ड आपस में कैसे जुड़ा था? सिल्क रूट्स और फूड एक्सचेंज के जरिए। पॉइंट 2, 16th सेंचुरी में दुनिया छोटी हो गई। इसके पीछे थे कॉन्क्वेस्ट, डिजीज और अमेरिका से आई दौलत। और पॉइंट 3, 19th सेंचुरी की वर्ल्ड इकोनॉमी को 3 चीजों ने शेप किया। आइए साथ में बोलते हैं, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने कॉर्न लॉज में देखा। चलिए, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। इनके आंसर्स जरूर लिखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन 1, प्री मॉडर्न वर्ल्ड को जोड़ने में सिल्क रूट्स का क्या रोल था? एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन 2, अमेरिकास के कॉलोनाइजेशन में डिजीज ने यूरोपियंस की मदद कैसे की? क्वेश्चन 3, कॉर्न लॉज क्या थे और उनके अबॉलिश होने के क्या इफेक्ट्स हुए? और आखिरी क्वेश्चन, 19th सेंचुरी की वर्ल्ड इकोनॉमी को शेप करने वाले 3 फ्लोज कौन से थे? उन्हें डिस्क्राइब कीजिए। और अब इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं। ट्रेड, माइग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट का ये जो सदियों पुराना सिलसिला हमने देखा, ये आज हमारे 21st सेंचुरी की लाइफ को कैसे शेप कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।